और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपसे शेयर किए जाए। यूट्यूब की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। खबर जो है वो शॉर्ट्स के साथ अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे लगता है कि 10 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो हो सकता है कि आपको मेरे शब्दों पर भरोसा हो, तो मेरी कोशिश है कि जो पूरे सप्ताह जो भी घटनाक्रम हुआ हो, जो आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि जिससे आप इस देश के बारे में सोच सके, अपने बारे में सोच सके, देश के भविष्य कैसे कहाँ जा रहा है, देश में क्या चल रहा है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन मुद्दों पर हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस है, हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग। और भारत ने बहुत तरक्की की है, ऐसा नहीं है कि भारत ने तरक्की नहीं की है, लेकिन क्या तरक्की की रफ्तार से हम सहमत हैं, असहमत हैं। आज भारत के देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो झांकियां दिखी, उसमें तमाम सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव की झांकियां थी। अच्छा लगा। आज कम से कम भारत के जो बुद्ध की परंपरा है, बाबा साहब का संविधान और नालंदा जो ज्ञान का केंद्र है, उसको दिखाया गया। लेकिन सवाल है कि हम आज कहाँ हैं। ये सच है कि भारत तब जब बुद्धमय भारत था तो विश्वगुरु था। भारत सोने की चिड़िया थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं बने थे, तब नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला काम कर रहा था। एक संतोष पीएचडी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कुछ वाजिब सवाल पूछे हैं कि सोचिए, जिस दुनिया में सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला बना, जब भारत अखंड भारत था, जब बुद्धमय भारत था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी। लेकिन उसके बाद बीच के दौर में 1000 साल तक ऐसा इस तरह से चला। जब इस देश से मौर्य वंश की समाप्ति हुई, सम्राट अशोक का दौर खत्म हुआ, नाग वंश का दौर खत्म हुआ, उसके बाद भारत जो है धीरे धीरे अंधविश्वास और पाखंड में घुसता चला गया। और आज एक बड़ी लिस्ट जारी हुई, नेचर मैगजीन है, उसने लिस्ट जारी किया। उसमें सोचिए कि अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी टॉप में और 9 यूनिवर्सिटी चाइना का जो है वो टॉप में है विज्ञान को लेकर। जापान की भी एक यूनिवर्सिटी है। तो सवाल है कि आज के समय में हमारे देश के जो एयरफोर्स के चीफ हैं, अभी जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सोचिए कि चीन जो है वो 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है, 6th जनरेशन का, लेकिन हमारे पास अभी तेजस के लिए इंजन नहीं है। तो नेचर जनरल ने शोध आउटपुट की रैंकिंग जारी की है। शीर्ष 10 संस्थानों में अब अमेरिका का केवल एक यूनिवर्सिटी है, जबकि बाकी 9 संस्थान चीन के हैं। शीर्ष 150 संस्थान में भारत का कोई भी संस्थान जगह नहीं बना पाया है। तो सवाल ये सब उठता है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक इन इंस्टीट्यूशनों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति वायस्ड होगी, जब तक जातिवाद के आधार पर होगा, मनुवाद के आधार पर होगा, जब तक मेरिट के आधार पर नहीं होगा, जब तक मेहनत कश के लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये स्थिति होगी। भारत के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह है जातिवाद, भेदभाव। और पहले सिर्फ जातिवाद के आधार पर भेदभाव हुआ, अब धर्म के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे चले जाएंगे। हमारा पड़ोस में चीन है, हम पाकिस्तान से आगे हो सकते हैं, हम अफगानिस्तान से आगे हो सकते हैं, बांग्लादेश से आगे हो सकते हैं। और उनकी हालत क्यों खराब है ये आप सब जानते हैं। उन देशों की स्थिति बेहतर हो रही है जो विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ, अपनी नस्लों के साथ। और हम जो काटेंगे, हम जो बोएंगे, हम वही काटेंगे। अगर हमने ज्ञान विज्ञान नेचर को छोड़ दिया, प्रकृति की हमने सुरक्षा नहीं की, हमने प्रकृति नहीं बचाए, जल नहीं बचाए, संसाधन नहीं बचाए, तो एक दिन हम सबको इसका भुगत भोगना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिस तेजी से चीन आगे बढ़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर होने जा रहा है। और सोचिए, इसलिए क्योंकि वहां विज्ञान पर काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी सोचिए, लगातार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, पीकिंग यूनिवर्सिटी, झेजियांग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, नानजिंग यूनिवर्सिटी,
ताइसुंगिया यूनिवर्सिटी, संघाई यूनिवर्सिटी, सुनयात यूनिवर्सिटी, फुडान यूनिवर्सिटी, सिचुआन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टैनफोर्ड। सोचिए 9 बड़े टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना के हैं। 1 2 3 स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये इंग्लैंड के हैं, और द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। ये टॉप 15 यूनिवर्सिटी का मैंने नाम बताया। सोचिए एक समय था जब भारत में 17 टॉप यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। आज टॉप के 15 यूनिवर्सिटी में पहला अमेरिका का है, तो 9 लगातार चीन का है, और उसके बाद फिर से 1 2 3 यूनिवर्सिटी, टॉप 15 में 3 यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स ये अमेरिका के हैं, और उसके बाद एक हार्वर्ड, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। तो सोचिए ये सारी बातें अब आपको नहीं बोला जाएगा, बताया जाएगा, और सिर्फ जातीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भारत के पूरे डेवलपमेंट को, इकोसिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। भारत के यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल जो है वो नियुक्ति जो है उसमें भाई भतीजावाद है। और जानते हैं इन सब के पीछे की वजह क्या है? मैं कहता हूं इस सब के लिए इस देश का मीडिया जिम्मेदार है, जो कम्युनिकेशन है वो जिम्मेदार है। मीडिया में जो लोग हैं वो भी जातीय वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, और साम दाम मतलब इन सब चीजों पर कोई बहस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। मैं पूरे वीकेंड आपसे उन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा जो इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है, और ये आपसे इस देश की मीडिया इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आज के समय में, जिस समय में हम जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कार मोटर कैनिक, जो देश ज्यादा टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, सोचिए अब लिथियम से गाड़ियां बन रही है, अब पेट्रोल डीजल पर निर्भरता खत्म हो रही है। अरब देशों की भी इकोनॉमी खराब होगी, लेकिन वो आगे काम कर रहे हैं। सोचिए अभी बैटरी, लिथियम का जमाना है, बैटरी से गाड़ियां चल रही है, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेट है। सोचिए अमेरिका, एलन मस्क ने क्या किया, उसने इंटरनेट को कंट्रोल कर लिया। अब सारा बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, हर चीज इंटरनेट से चल रहा है। तो जब तक आपकी जो सरकारें हैं, आपकी जो सोच है, अब सोचिए आपके यूनिवर्सिटी में जब तक ज्ञान विज्ञान पर बात, आज क्या हो रहा है, अब सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये स्थिति है और इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। और हम लोग 75 साल हो गए हैं, आज़ादी का बड़ा साल है, और जब तक हम अपने बच्चों को ज्ञान विज्ञान की तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। देखिए दुनिया में जमीन सीमित है, पानी सीमित है, विज्ञान ही वो चीज है जो नए नए डेवलपमेंट करता है। गूगल क्यों अमीर हुआ? गूगल कोई खाना नहीं बेचता है। दुनिया के जो अमीर लोग हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूं। विज्ञान कैसे दुनिया की तकदीर बदल देता है। गूगल खाना नहीं बेचता है सर, न गूगल ब्रेड पकौड़ा बेचता है, और न गूगल काजू किशमिश बेचता है। गूगल टेक्नोलॉजी बेचता है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी बेचता है, एलन मस्क टेक्नोलॉजी बेचते हैं। उनकी कार कंपनियां तो बहुत है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, कार है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर बना जब उसके पास वो बोइंग विमान बनाता था। चीन ने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर लिया। अब चीन अपना जहाज बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास अपना गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है। जिस यूट्यूब पर हम लोग काम कर रहे हैं गूगल का हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं खाना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचिए फूड के मामले में भी चाइना ने किस तरह का विकास किया है। ऑर्गेनिक फूड्स बनाए हैं, वो आम के कई सारे नस्ल डेवलप कर रहा है जिसमें बीज नहीं होता है। वो 2 तरह के नस्ल डेवलप करता है, एक में जिसमें बीज भी हो, जाके आम का पौधारोपण भी हो। तो विज्ञान का बहुत असर है और आपको उस पर अपनाना पड़ेगा। तो बाबा साहेब ने कहा था कि मैं पहले भारतीय हूं और अंत में भारतीय हूं। जब तक आप जाति बंधन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप धर्म के पैरामीटर से नहीं निकलेंगे, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन आपकी आस्था ये इजाजत नहीं देता है कि आप दूसरे की आस्था को ऊंच या नीच कहें। प्लस आप जिस आस्था में हैं आपको नजर रखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई पाखंड है, कोई अंधविश्वास है, कोई गैर बराबरी है, और उस पर आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे एक महिला संत ने क्या कहा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि मिस्टर ट्रंप, हम जब इस धरती पर आए थे तो हमारे पास भी कोई कागजात नहीं रहा होगा, इसलिए उन लोगों को मत निकालिए जो आपके देश में बिना कागजात के रह रहे हैं।
कोई देश ऐसे ताकतवर बनता है। और धर्म का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही काम है, मानवता, इंसानियत। आज किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि इतना धार्मिक भी मत हो जाना, इतना धार्मिक कट्टर मत हो जाना कि तुम्हें अपने धर्म बचाने के लिए किसी पर हाथ उठाना पड़े, और इतना राष्ट्रवादी भी मत हो जाना कि किसी घायल उठाने के लिए अपना झंडा न नीचे रखना पड़े। तो खैर, दूसरी बड़ी खबर बिहार से। बिहार में एक बार फिर से गैंगवार जैसी चीजें हो रही है। सोचिए, एक अनंत सिंह हैं जो बड़े गैंगस्टर, ये बड़ी खबर है पूरे वीक की, और ये सामाजिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। सरेआम गैंगवार हुआ, कहा जा रहा है कि 200 राउंड फायरिंग हुई। खैर, अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोचिए, ये सब हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर कुछ सवाल उठाया तो उनको अनंत सिंह ने गालियां दी है। तो जातिवाद किस कदर है लोगों में कि अब अगर आप SC ST OBC के नेता है तो आपको गाली दी जाएगी। सोचिए, चिराग पासवान उनके पिता कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। 1.5-2 लाख रुपए का जैकेट कोई बड़ी बात नहीं होती है, उस पर भी लोग लिख रहे हैं। तो सोचिए, वहीं इसी वीकेंड चूंकि कुंभ सबसे बड़ी खबर है तो मैं चाहता हूं उस पर भी बात करूं। आस्था का सवाल है, हर देश में जश्न होता है, आस्था होता है, उसके कुछ प्रतीक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह से कुंभ में सब ठीक चल रहा था, आस्था है, लोग जा रहे थे। लेकिन सोचिए, सोशल मीडिया का दौर आया, कुछ लोग स्टार बनकर उभरे। एक बंजारन महिला जो वहां मालाएं बेचती थी, उनको घर जाना पड़ा। एक SC समाज के बाबा, कांटे वाले बाबा, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। एक IITian बाबा जिनको सुना कि वहां अखाड़े से निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत सारे लॉजिकल बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां हिंदू राष्ट्र संविधान बन रहा है। एक बाबा हैं जो कह रहे हैं, उनका नाम भद्राचार्य है, वो कह रहे हैं कि हम मंत्र से पाकिस्तान को मिला लेंगे। बताइए, ये अपने ही देश के लोगों को अंधेरे में रखना होगा। आज के समय में आपके पास, अगर आप सामरिक रूप से ताकतवर नहीं होंगे, अगर इतनी भी बात हम लोग 21वीं सदी में नहीं समझें, क्या कोई मंत्र से पाकिस्तान को मिला लेगा? हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारे जो जवान दिन रात सीमा की सुरक्षा करते हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? आस्था को आप कैसे, कहां ले जा रहे हैं? ये आस्था नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना है। क्या आपको लगता है कि मंत्र से हम पाकिस्तान को मिला लेंगे, POK हो जाएगा यज्ञ करने से? हमें अपने सीमा की सुरक्षा, हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार बनाने पड़ेंगे। अब तो सोचिए, अब तो रोबोट, सेना की जगह रोबोट बन रहा है, रोबोट युद्ध के मैदान में होगा। ईरान जैसे देश ने रोबोट बना लिया है। मैं पूरे सप्ताह जो चीजें देखता हूं, मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं, और मैं चाहता हूं इन सब चीजों पर बहस हो। तो ईरान ने रोबोट बनाया है। सोचिए, अभी ड्रोन का जमाना है। पहले फाइटर प्लेन से युद्ध होता था, फाइटर प्लेन में भी पायलट चाहिए, लेकिन अब ड्रोन का जमाना है। बड़े बड़े ड्रोन जहाज बन रहे हैं, उससे हमले हो रहे हैं। जब तक ये, भारत एक बड़ा भूभाग है, भारत की, हम सोचिए, हम फॉर्चुनेट है, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन जब तक हमारी सरकारें हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, हम दुनिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम खाद्यान्न उगा रहे हैं, हमारे पास खाने की अब दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे तो 5 किलो कम है, 10 किलो राशन भी देश के हर नागरिक को दे सकती है। हमें काम करना पड़ेगा एजुकेशन पर, विज्ञान पर। और जब तक नए टेक्नोलॉजी का विज्ञान नहीं आएगा, हम धनिया बेच के, तेल बेच के, गेहूं चावल बेच के अमीर नहीं हो सकते हैं। उसकी मार्केट प्राइस उतना नहीं होगा। हमें टेक्नोलॉजी बेचना पड़ेगा, जैसे गूगल ने बेचा, माइक्रोसॉफ्ट ने बेचा, जैसे बोइंग कंपनी जहाज बेचती है, जैसे हमें रफेल खरीदना पड़ता है। तो जब दुनिया में बड़ा मार्केट है, हम ग्रोसरी आइटम बेच के अमीर नहीं हो सकते हैं। ये अब अमीर वही होगा जो टेक्नोलॉजी बेचेगा, विज्ञान बेचेगा। और टेक्नोलॉजी और विज्ञान की खोज तभी होगी जब एजुकेशन होगा, रिसर्च सेंटर होगा, जब सबको पढ़ने लिखने का। और 3 चीजें करनी पड़ेगी। हमें एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, हमें हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, हमें सफाई पर काम करना पड़ेगा, और नेचर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। हमारे नदी नाले गंदे हो रहे हैं, बीमारियां उससे हो रही है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है।
हमें पशु पक्षी बचाने पड़ेंगे, हमें जंगल बचाने पड़ेंगे, और ये हम कर सकते हैं। चिंता की बात है, सोचिए डॉलर बढ़ता जा रहा है, जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं वो कंगाल हो जाएंगे। वो अमेरिका से जब कोई चीज खरीदेंगे तो उनको और ज्यादा रुपया देना पड़, जो अमेरिका में $1 का चीज है उसके लिए भारत के व्यापारियों को 86 रुपए देने पड़ेंगे, और वो सामान जो वहां से आएगा वो महंगा हो जाएगा। तो डॉलर जितना ऊपर जाएगा, रुपया जितना नीचे आएगा, हमारे लिए एक्सपोर्ट उतना महंगा होता जाएगा। आप सोचिए, इसलिए डॉलर और मुकाबला, और दुनिया में डॉलर सबसे बड़ा बिजनेस है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है। अभी ट्रंप साहब ने, देखिए हमारे जो मेहनतकश लोग हैं उनको अमेरिका से कैसे उनको भगाने की साजिश हो रही है। अब भारत सरकार को ताकत दिखानी पड़ेगी, कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज भारत की सबसे बड़ी रिसोर्स है। हमारे संत जो हैं वो ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो दया क्षमा की बात नहीं कर रहे हैं, वो भाईचारा की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे जो इस देश की बड़ी आबादी है उसको एजुकेशन से जोड़ा जाए, हेल्थ से जोड़ा जाए, कैसे देश को मजबूत। अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो देश की रक्षा कैसे होगी, देश मजबूत कैसे होगा, देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे मजबूत होगी? किसी धर्म को नीचे दिखाकर, किसी जाति को नीचे दिखाकर? अगर होता है तो कर लीजिए, 2000 साल से तो यही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। खैर, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सब खबरें वो हैं जो आपको सोशल मीडिया पर होना चाहिए। और सोचिए, अब एक बहुत ही मर्मस्पर्शी खबर, ये खबर आपको जानना चाहिए, और आप नहीं जानेंगे तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपको झकझोरती हो और वो आपकी संवेदनशीलता को बरकरार रखे। सोचिए किस तरह से किसानों की क्या हालत है वो समझिए। कमोडिटीज की ही बात करें तो एक किसान ने 120 किलो 1 क्विंटल टमाटर बेचा। रमनदीप सिंह बता रहे हैं कि एक किसान को करीब 1 क्विंटल टमाटर बेचकर 160 रुपए मिले, जिससे 120 रुपए का भाड़ा निकल गया। 20 रुपए मंडी में मजदूरी चली गई, किसान के हाथ 20 रुपए आए। अब 1 क्विंटल टमाटर बेचकर किसान के हाथ में 20 रुपए आ रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में अमेरिका अपने किसानों को, वो चूंकि वहां खाना सस्ता देना है, वो भी सामान सस्ता बेचते हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, उनकी भी जिंदगी बेहतर हो। इस पर भी बात करनी पड़ेगी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और पॉलिटिकल वेंडिटा की बात करें तो एक पहले एक खबर बता दूं, उसके बाद 8 सदस्यों के बीच बनी 6 रोटियां, टुकड़ों में बच्चों में बटी मां ने जान दे दी। पता है ये कहां की खबर है? एटा की, उसी एटा की, यूपी के एटा की। मैं इसको कुंभ से नहीं जोड़ूंगा कि कुंभ का बजट 5000 करोड़ है, आस्था है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सोचिए एक विधवा महिला थी, उनके पति नहीं रहे, उनके 6 बच्चे थे। सोचिए, मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू लोग ज्यादा बच्चा पैदा कीजिए। उनके 6 बच्चे थे। मिड डे मील में जिस दिन स्कूल खुलता था उनके बच्चों को दोपहर का खाना मिड डे मील में मिल जाता था। संडे का दिन था, 50,000 का कर्ज भी हो गया था महिला पर। एक सास भी थी उनकी, 6 बच्चे, एक सास और एक बहू, 8 लोग का परिवार। रविवार का दिन था, उस दिन मिड डे मील नहीं मिला बच्चों को। घर में इतना ही आटा था कि 6 रोटियां बन पाई। उस मां ने 6 रोटियों में से बच्चों को आधा आधा रोटी दे दी, लेकिन वो इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो इस दुनिया में नहीं है। उस मां ने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आपको पता है ये कहानी क्यों बता रहा हूं, ये सच्चाई क्यों बता रहा हूं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और ये हमारे संविधान में है। लेकिन जब राजनीति, समाज सेवा, जब जातियों धर्म में बटा हो, तो ऐसे लोगों की कहानियां कोई नहीं कहने आएगा आपको। तो बहुत बुरी स्थिति है, और ये सारी कहानियां आपको जानना चाहिए। और पता है धार्मिक देश में क्या होता है? धर्म तो वही अच्छा है जहां कोई भूखा ना रहे।
काश हर धर्म में लंगर का कंसेप्ट होता, स्कूल का कंसेप्ट होता, अस्पताल का कंसेप्ट होता। मैं देखता हूं गुरु नानक साहब के विचारों से जो लोग लैस हैं वो लंगर भी चलाते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं। काश हर धर्म के लोग यही करते तो भारत में कोई भूखे नहीं रहता। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए, देश में सरकारी नौकरी, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल सब प्राइवेटाइज हो रहा है, धर्म का सरकारीकरण हो रहा है। तो ये स्थिति है। और एक खबर उत्तराखंड से बता रहा हूं। बिहार में गोलीबारी सुनिए आपने, अब उत्तराखंड की सुनिए। एक पत्रकार है उमेश कुमार, वो अब विधायक बन गए, निर्दलीय। बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने घर पर जाकर आज ही के दिन जमकर गोलीबारी की है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। उसके बाद एक और खबर बता रहा हूं जो आपको सुनना चाहिए। खबर तो अमेरिका से है लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई है। किस तरह से अमेरिका में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ये भी समझिए। और अब किस तरह से चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हो रहा है। दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली में पंजाब, कई राज्यों की पुलिस की नियुक्ति होती है। चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्स भी लगते हैं, कई राज्यों की पुलिस की भी मदद ली जाती है। दिल्ली चुनाव में पहले पंजाब पुलिस लगी हुई थी, बाद में उनको हटा दिया गया और गुजरात पुलिस लगा दी गई। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या उनकी पुलिस को हटा दिया गया। गुजरात से अमित शाह और मोदी आते हैं तो क्या गुजरात पुलिस लगा दिया गया। तो जो इंस्टीट्यूशन है उन पर भी सवाल उठ रहा है। इसलिए एक और कहानी बता रहा हूं। इनकम टैक्स ईडी की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। एक जगन मोहन रेड्डी याद है, वो मोदी जी के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी। समय कैसे बदलता है तो समझिए। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक मोदी जी के बहुत करीबी थे और दोनों सत्ता से बाहर हो गए और दोनों जगह एक जगह बीजेपी उड़ीसा में आ गई और एक गठबंधन में आ गई। इसलिए मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग आज राजनीति में हैं उनको सीखना चाहिए। बदले की भावना से आप कार्रवाई करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तो चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला गया, तब भी ईडी का इनकम टैक्स का सहारा लिया गया था। तब जगन मोहन रेड्डी थे, तब केंद्र सरकार को जगन मोहन रेड्डी की मदद की जरूरत थी। ठीक विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी चुनाव हार गए। अब देखिए वहां क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले वाईएसआर के राज्यसभा सांसद, सोचिए वाईएसआर वही है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, विजय साई रेड्डी से ईडी ने किसी मामले में पूछताछ की थी। फिर नायडू दिल्ली आए, ईडी का दबाव साई रेड्डी पर और बढ़ा और आज साई रेड्डी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब साई रेड्डी वाईएसआर पार्टी से सांसद थे जगन मोहन के। अब उनकी सीट पर चुनाव होगा तो सीट टीडीपी नायडू को चली जाएगी। नायडू की नजर में वाईएसआर के 7 और सांसदों पर हैं। नायडू धीरे धीरे इन सांसदों को तोड़कर राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में उनके पास पहले ही 16 सांसद हैं। यानी आने वाले दिनों में अल्पमत मोदी सरकार नायडू पर और ज्यादा निर्भर होगी। नायडू यही चाहते हैं कि उनकी ताकत दिल्ली में और बढ़े और वो मोदी सरकार से मनमाने काम करा सकें। दिलचस्प बात यह है कि शाह और मोदी की तरह नायडू ने भी ईडी के इस्तेमाल का रास्ता चुना और ईडी हमेशा की तरह खरी उतरी है। लोकतंत्र में लोक लाज पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इस तरह से लोग लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए, इसके लिए जगन मोहन रेड्डी भी उतना ही जिम्मेदार है। उनकी जब सत्ता थी तो उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला था। हम पहले से कह रहे थे कि ये बड़ा घातक होगा। सोचिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तमाम बहुजन नेताओं को इसी तरह से, मायावती जी करप्ट हैं, लालू यादव करप्ट हैं, उनको तो सजा भी दी गई, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच हुई, तमाम बहुजन नेताओं को जेल में डाल दिया जाता था। आज कांग्रेस को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये केंद्र, ये जो राजनीति है, ये जो सत्ता है, ये लोकतंत्र है। जो आज बाहर है वो कल सत्ता में हो सकता है। नवीन पटनायक रोज गलवैया करते थे प्रधानमंत्री से, अब उनकी सत्ता चली गई, अब वो खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी से नफरत मत कीजिए
और कम से कम पॉलिटिकल पार्टी वाली बात तो मत कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि कल नरेंद्र मोदी की सरकार बदल जाए तो कुछ उल्टा भी तो हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर सब कुछ सही से चले। और पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे चलता है सो सोचिए। जो जगन मोहन रेड्डी कल तक मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाले थे, अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आप सबको एक बार फिर से 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई। लंबी बातचीत होगी, मेरी कोशिश होगी कि संडे को कुछ ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों पर जिसमें राजनीति भी हो, विज्ञान भी हो, देश का भविष्य भी हो, इस पर बात की जाए। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी को बचाना है। डेमोक्रेसी नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते, ये संविधान न होता तो मैं आज बोल नहीं रहा होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और आप में मेहनत करने की ताकत है, तो ये संविधान आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाना है। और हम कोई सत्ता आती, जिसकी भी सरकार आएगी उससे सवाल पूछा जाएगा। पत्रकार का ही काम होता है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की अगर आज डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश की मीडिया की है। क्योंकि मीडिया सवाल पूछता है जाति और धर्म देखकर। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।